चलिए बच्चों, हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं चैप्टर फर्स्ट, केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस। इस साल 10th क्लास बोर्ड है ना। तो हमें कम से कम 2 पॉइंट पर स्पेशली फोकस करके चलना है। फर्स्ट पॉइंट आपके लिए यहाँ पर ये होता है कि गेट गुड मार्क्स, है ना। हम लोग के लिए नॉलेज में मतलब ये होना चाहिए कि हम मार्क्स कैसे अच्छे ला सकें। इसकी आपके लिए पूरी प्लानिंग होना चाहिए कि मुझे बोर्ड की तैयारी ऐसी करना है, अभी से इतने क्वेश्चन डेली लर्न करना है, ओके। बट इससे भी नेसेसरी होता है अंडरस्टैंड द कंसेप्ट, ओके। ओके, हम लोग कंसेप्ट की बात कर रहे हैं तो चैप्टर वाइज आपको हर टॉपिक क्लियर होना चाहिए अच्छे से। और यहाँ पर हम दो चीज़ों को फोकस करके चल रहे हैं। लेकिन पहला पॉइंट है कि मार्क्स अच्छे चाहिए तो नेसेसरी इज कंसेप्ट, बट कंसेप्ट आपको गारंटीली गुड मार्क्स मिल जाएंगे, है ना। उसके लिए आपको कुछ और भी रिक्वायर्ड होगा, जैसे आपका हार्डवर्क। सेकंड, बोर्ड एग्ज़ाम में कैसे प्रॉपर राइटिंग वर्क होना चाहिए, ड्राइंग कैसे बनाना होना चाहिए, और बहुत सारे पॉइंट्स हैं जिनको मैं आपको चैप्टर वाइज एक्सप्लेन करता चलूँगा, है ना। तो अभी हम लोग दिमाग में रखें कि वी हैव टू कॉन्सेंट्रेट ऑन ब्रिंगिंग ए गुड मार्क्स, बट मोर देन इज नेसेसरी वी शुड अंडरस्टैंड एवरी कंसेप्ट। ठीक है, तो हम पहले कंसेप्ट को मान के चलिए, वहाँ से फोकस करना है। आपको जहाँ जो चीज़ क्लियर नहीं है तो पूछते चलना है, ठीक है। तो अभी हम लोग आते हैं फर्स्ट चैप्टर। चैप्टर फर्स्ट, थोड़ा हेडिंग लिखते चलना, है ना। चैप्टर फर्स्ट, केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस। देखिए, आपके पास थोड़े से नोट्स साथ साथ बनाते चलना। वीडियो आपको मिल जाएगा, बट वीडियो के बाद भी कई बार कुछ प्लेयर में प्रॉब्लम आती है। तो हमारे हाथ के नोट्स बहुत काम के होते हैं, इसलिए मैं जिनको मार्क करूँ स्पेशली कि ये बोर्ड में आने वाले हैं, उनको आप साथ साथ लिखते चलें। और थोड़ा सा राइटिंग वर्क आपके लिए दिस बेटर कि आप कुछ अच्छा समझ पाएंगे, ठीक है। चलिए आगे अपन लिखते हैं। चलिए हेडिंग डालिए, कंसीडर द फॉलोइंग सिचुएशन, द थिंग हैपन वैन मिल्क इज लेफ्ट एट रूम टेम्परेचर ड्यूरिंग द समर। तो इन्होंने अपने को डेली लाइफ में जो केमिकल रिएक्शंस होती हैं उनको एक्सप्लेन करने की कोशिश करी है, और वहाँ हमको थोड़ा समझना है। तो मैं केमिकल रिएक्शंस के पहले एक डेफिनेशन लिखा रहा हूँ, इसमें नहीं है एनसीईआरटी में। A chemical reaction is a process. A chemical reaction is a process which transform one or more substance into new substance. एक बार रिपीट कर रहा हूँ। A chemical reaction is a process which transform one or more substance into new substance. यहाँ समझ लें हम लोग कि कोई एक रिएक्टेंट है, वो प्रोडक्ट में बदलते समय किसी और सब्सटेंस में कन्वर्ट हो गया है, ठीक है। तो चलिए अपन आगे और चलते चलते हैं, साथ साथ लिखते चलेंगे, है ना। स्टार्ट करते हैं हम लोग। फर्स्ट जो एग्जांपल दिया हमको कि एज अ मिल्क इज लेफ्ट, है ना, एज ए रूम टेम्परेचर एंड ड्यूरिंग द समर। मिल्क एज ए लेफ्ट ऑन द रूम टेम्परेचर ड्यूरिंग द समर। समर्स में जो मिल्क है जल्दी खराब हो जाता है। अब उसका रीजंस बहुत सारे होते हैं, लेकिन हमें यहाँ पर सिर्फ इतना समझाया गया है कि ये केमिकल प्रोसेस है ना। बट होता क्या है, द ऑक्सीडेशन रिएक्शन अकर्स एंड गेट ग्रोथ ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म अकर्स ड्यू विच इज गेट सोर। मतलब ऑक्सीडेशन रिएक्शन होती है और जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं वो बढ़ते हैं, मतलब बैक्टीरिया बढ़ जाता है उसमें बहुत सारा, और वो खट्टा हो जाता है दूध, राइट। लेकिन हम थोड़ा सा और अलग से फिजिकली देखें तो वो पहले लिक्विड फॉर्म में होता है, फिर कुछ प्रेसिपिटेट या फिर कुछ थोड़ा सा सॉलिड लिक्विड फॉर्म का मिक्सचर हो जाता है। इसको हम लोग यहाँ पर ये समझ सकते हैं। तो यहाँ पर हुआ क्या, ऐसे एक केमिकल रिएक्शन हुई जो हमें समझना था, ठीक है। वो एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट हो गया, ठीक है। ये हमारे लिए लर्निंग थी। तो आपको सिर्फ इस टॉपिक में मतलब इसमें सिर्फ याद रखना है कि मिल्क इज लेफ्ट एट द रूम टेम्परेचर, तो वो केमिकल रिएक्शन। और अच्छे से समझना है तो ये अच्छे लेवल बताऊँ कि ये ऑक्सीडेशन रिएक्शन है, बहुत अच्छा समझा जा सकता है। इसको हम कम से कम आधे घंटे डिस्कस कर सकते हैं, बट नॉट, इसको अभी यहाँ डिस्कस नहीं करना है। तो हमें यहाँ पर सिर्फ ये नॉलेज में होना चाहिए कि ऑक्सीडेशन रिएक्शन है, और उसके कारण क्या होता है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म की ग्रोथ होती है, बैक्टीरिया थोड़े से बढ़ जाते हैं और वो खट्टा हो जाता है और दूध फट जाता है, राइट। इससे ज़्यादा हमें इस पर कोई डिस्कशन नहीं। और अगर आप चाहें तो अपन इसको लाइव क्लास में और डिस्कस कर लेंगे। चलिए नेक्स्ट टॉपिक पे जाने के पहले हम लोग ये भी कर सकते हैं कि ये जो दूध फटता है उसको हम लोग कैसे कंट्रोल कर सकते हैं। तो शायद आपको याद होगा कि मिल्क को हम लोग समर में 2 या 3 बार बॉईल करते हैं, और अगर नहीं तो पुट इन द फ्रिज में रख देते हैं, जिससे उसका जो टाइम पीरियड है, मतलब जो केमिकल रिएक्शन की प्रोसेस है
वो थोड़ी सी धीमी हो जाएगी और वो ज़्यादा टाइम तक दूध फटने के जो प्रोसेस है वो धीमी हो जाने के कारण जल्दी से दूध नहीं फटेगा। ओके। सेकंड हमारा आता है आयरन, या फिर जो भी आप जानते हैं लोहे का सामान जो घर के बाहर पड़ा होता है ना, वो खुले एटमॉस्फेयर में रखा जाए तो वहाँ पर उसमें जंग लगने के चांसेस बढ़ जाते हैं। चलिए सेकंड पॉइंट में आते हैं। द आयरन तवा पैन नेल स्टूदा है ना एक्सपोज इन द ह्यूमिड एटमॉस्फेयर। चलिए, तो एटमॉस्फेयर में अगर हम ध्यान दें तो गैसेस तो डिफरेंट होती है ना, डिफरेंट, तो हम उसमें स्पेशली ऑक्सीजन की बात कर रहे हैं। ओके। और साथ में वहाँ पर क्या हो, कुछ वाटर या अपन कह सकते हैं नमी हो, है ना। तो उस केस में अगर हम एफी की बात करें, है ना, वैसे बहुत सारी मेटल होती है इसमें हम लोग रस्टिंग की बात कर सकते हैं, बट यहाँ पर हम लोग स्पेशली उसकी बात कर रहे हैं आयरन की। तो रस्ट इज ए आयरन, जो भी अपन बोले तो उसको एक क्या होता है, ऑक्साइड होता है। जो आयरन होता है उसका एक ऑक्साइड बन जाता है, और वो रिएक्शन ऐसी होती है जो फाइनल रस्टिंग होती है वो होता है Fe2O3.NH2O। ये फॉर्मूला है, हम आगे बहुत अच्छे से डिस्कस करेंगे। अभी हम लोग को यहाँ पर सिर्फ ये डिस्कस करना है कि ये जो प्रोसेस है वो एक केमिकल प्रोसेस है, इसमें वो अदर फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है। Fe काय में कन्वर्ट हो जाता है, Fe के ऑक्साइड में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है। तो हमें याद क्या रखना है, ये कब होता है उस पर स्पेशली ध्यान रखना है कि जब एटमॉस्फेयर में, या अपन सीधे बोल दें गैस से काम हो जाएगा, बट गैस में क्या होना चाहिए, एयर मॉइस्चर, मतलब वाटर का प्रेजेंस होना जरूरी है। तो आप सिंपल याद रखें, ऑक्सीजन, वाटर, ये दोनों अगर हैं तो वहाँ रिएक्शन प्रोसेस जो आयरन पे जंग लगने की प्रोसेस है वो हो सकती है। ठीक है। तो इसमें अपन और अच्छे से डिस्कस करेंगे, इवन फॉर्मूला डिस्कस करेंगे, इसका केमिकल रिएक्शंस पूरी प्रोसेस करेंगे, आगे डिस्कस करेंगे। तो अभी यहाँ पर सिर्फ आपको ये पॉइंट ही लर्न कराना था। चलिए नेक्स्ट आता है ग्रेप्स गेट फर्मेंटेड, है ना। अब फर्मेंटेड प्रोसेस बहुत बड़ी है, हम लोग को समझना भी आगे, बट अभी सिर्फ इतना समझना कि ये भी जो प्रोसेस है ना, वो भी एक केमिकल रिएक्शंस है। ओके। तो यहाँ केमिकल रिएक्शंस हो रही है तो क्या हो रहा है, वो फर्मेंटेड हो रहा है ना, किसी और फॉर्म में जा रहा है। अब मैं इसका और बता दूँ तो बैक्टीरियल एक्शन है ये, है ना। ईस्ट आपने सुना होगा, तो फर्मेंटेड मतलब ईस्ट या फिर बैक्टीरियल एक्शन समझ सकते हो। उसमें एक सिंपल सा मैं एक एग्जांपल से बता दूं कि मान लीजिए जो शुगर केन होता है, गन्ने का रस, है ना, उसको फर्मेंटेड मतलब उसकी प्रोसीजर के थ्रू अपन उसको आगे बढ़ाते जाते हैं तो वो शुगर तक मतलब शक्कर तक बनता है। ये एक फर्मेंटेशन प्रोसेस में बोल सकते हैं। या फिर आप लोगों ने कभी आपके घरों में लाइक इडली डोसा सांभर आपने कभी खाया होगा, तो हमारे घरों में जब उसको गलाते हैं तो 3 to 4 डेज या 1 या 2 दिन उसको रखा जाता है। ये मुझे ज़्यादा अच्छे से नॉलेज में नहीं है, बट ये मैंने सुना है कि 2 दिन तक रखा जाता है तभी वो टेस्टी होता है, राइट। तो ये भी प्रोसेस जो होगी वहाँ पर भी फर्मेंटेड होगा। ठीक है। एक्यूरेट आवर्स नहीं बोल सकता हूँ, कोई 6 आवर्स बोलते हैं, कोई 2 डेज बोलता है। तो फर्मेंटेशन की प्रोसेस अलग अलग होती है। नेक्स्ट आता है फूड इज कुक्ड, मतलब खाना भी हम लोग जो बनाते हैं वो भी एक, है ना, केमिकल रिएक्शन है। तो इस केमिकल रिएक्शंस में हम लोग सेकंड पॉइंट ये भी डाल सकते हैं कि फूड इज कुक्ड, अब खाना आपको पकाना जो है इसको ही मान के चल रहे हैं कि एक केमिकल रिएक्शन तो हो क्या रहा है, वो एक अदर फॉर्म में कन्वर्ट हो रहा है। ओके। तो यहाँ पर आपको एग्जांपल के लिए अपन लेना चाहें तो कौन सा एग्जांपल ले सकते हैं जो अपने लिए ज़्यादा समझ आया जा सकता है इसको। चलिए इसका एक एग्जांपल आप लाइव क्लास में मुझे बताएंगे, है ना, कि हम लोग और क्या इसमें लिख सकते हैं। नेक्स्ट आपका आता है फूड गेट्स डाइजेस्ट आवर बॉडी। ये तो आपको पता ही होगा कि जो पूरा प्रोसेस होता है हमारे बॉडी में, एसिड होता है HCl, है ना, और वो फूड से किस टाइप से रिएक्शन करता है, तो पूरी प्रोसेस हम लोगों ने पढ़ी हुई है ना। तो फूड गेट डाइजेस्ट आवर बॉडी, ये भी हमारा एक केमिकल रिएक्शंस ही हम लोग इसे काउंट करेंगे। नेक्स्ट आता है वी रिस्पायर, वो हमको भी, ये भी आपको अच्छे से क्लियर है ना, मेरे ख्याल से आप बता सकते हैं इसको मेरे को, है ना। इनहेल एंड एक्सहेल दोनों प्रोसेस में क्या होता है, हम लोग जब इनहेल कोई केसेस हो रहा है, दोनों प्रोसेस में रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट, है ना, चेंज हो जाते हैं। जैसे आप इनहेल के टाइम हम ऑक्सीजन मान लें, ऑक्सीजन लेते हैं, और जब हम रिलीज करते हैं वो होता है CO2। तो कार्बन डाइऑक्साइड जो बना ऑक्सीजन से, ये इट ऑल्सो ये कह सकते हैं हम लोग इसको जैसे केमिकल रिएक्शन। तो यहाँ पर भी कार्बन से CO2 बना, मतलब एक सब्सटेंस दूसरे फॉर्म सब्सटेंस में कन्वर्ट हुआ। ठीक है। तो रिस्पायर भी आपको क्लियर हो चुका है। अब इन सब पॉइंट्स को अपन एक बार और इस चीज़ को यहाँ समझते हैं कि ऑल द अबव सिचुएशन, द नेचर एंड आइडेंटिटी ऑफ द इनिशियल सब्सटेंस हाउ समवॉट चेंजेस, मतलब पहले से
जो सेकंड प्रोसेस मतलब जो बना है हमारा प्रोडक्ट, उसमें कुछ चेंजेस मिलना ही मिलना है। जैसे आप सिंपल सी बात है कि ऑक्सीजन आप ले सकते हैं, CO2 आप लूज कर रहे हो, दोबारा CO2 आप नहीं लेंगे, है ना। तो इन ऑल द अबाउट सिचुएशन द नेचर एंड आइडेंटिटी ऑफ द इनिशियल सब्सटेंस हैव समवॉट चेंज। तो उसमें जो चेंजेस हुआ उसको हम लोग को इस साल पूरा चैप्टर में पढ़ना है कि इसमें ये चेंजेस हुआ, इस प्रोसेस में ये बना, फाइनल प्रोडक्ट ये बना, राइट। ओके, तो यहाँ पर हम लोग चलिए, तो सब्सटेंस हैव व्हाट चेंज, मतलब मैं चेंजेस आपको बता सकता हूँ, है ना, बट अभी यहाँ पर हम टॉपिक को उसी को लेके चलें उतना। वी हैव टू ऑलरेडी लर्न अबाउट फिजिकल एंड केमिकल चेंज इन मैटर अवर प्रीवियस क्लास। ठीक है, मैं अभी आपको एक बेसिक एग्जांपल लेके समझा देता हूँ। जैसे कि हम लोगों ने एक वाटर की बात करें एग्जांपल के लिए, पानी को, तो पानी एज ए बर्फ, अभी यहाँ आइस फॉर्म में, इस कन्वर्ट टू वाटर, पानी से वो बर्फ बन चुका, बर्फ से हमें पानी मिला या पानी से बर्फ हुआ, उसका फिजिकल चेंज हुआ, मतलब जो H2O फॉर्मूला था एंड रियल प्रोडक्ट मतलब कन्वर्जन जो हुआ उसके बाद भी H2O ही है, फॉर्मूले में नो चेंजेस। तो फॉर्मूले में कोई चेंजेस नहीं हुआ, इसका मतलब कोई केमिकल चेंज नहीं हुआ, फिजिकल चेंज हो गया। बट कार्बन डाइऑक्साइड या ऑक्सीजन की बात करें तो ऑक्सीजन कन्वर्ट टू CO2 या CO2 कन्वर्ट टू ऑक्सीजन, ये वाली के रिएक्शंस हम लोग यहाँ पर क्या बनेंगे, केमिकल चेंज। मैंने इनिशियली आपको बताया था, याद हो तो, केमिकल चेंज इज ए प्रोसेस विच ट्रांसफॉर्म वन और मोर सब्सटेंस इनटू न्यू सब्सटेंस। तो हमें जो नया सब्सटेंस बनता है वहाँ हमें याद रखना है कि ये केमिकल रिएक्शंस होगी। ठीक है, ठीक है, आगे हम लोग कंटिन्यू करते हैं, है ना। केमिकल रिएक्शन इज टेक प्लेस, यू मे बी द परहैप्स कि इन्होंने यहाँ समझाने की और कोशिश करी है। लेट अस परफॉर्म द सम एक्टिविटी, है ना। तो इन्होंने इस पूरी चीज़ों को रिएक्शन जो पढ़ा उसके लिए कुछ एक्टिविटीज़ रखी हैं आपके स्कूल सिलेबस में। मतलब बुक्स में सिर्फ एक्टिविटी दे दी है, उनका सोल्यूशन नहीं दिया है, जिसमें क्या प्रोसेस हुई या किस टाइप से केमिकल रिएक्शन हुई, कौन सा कलर हुआ, कौन सी हीट हुई। तो मैं कोशिश करूँगा कि जो जो एक्टिविटीज़ दी उनके आंसर्स भी देता जाऊँ, बट आपके स्कूल सिलेबस में वो आइडेंटिटी मतलब हो सकता है कई बार, मतलब ऐसा बोर्ड में कुछ इससे रिलेटेड कुछ नहीं पूछा उन्होंने, बट एक्टिविटी आपको दे रखी है और उसको कहीं ना कहीं उन्होंने ऐड कर दिया क्वेश्चन में। तो वो एक्टिविटी के जो सोल्यूशन है वो रिक्वायर मतलब यहाँ ज़रूरी नहीं है, बट हम उस एक्टिविटीज़ को पूरा पढ़ेंगे भी और समझेंगे भी, क्योंकि बोर्ड एग्जाम में जो प्लान करते हैं क्वेश्चन पेपर, वो ये मान के चलते हैं कि अगर एक्टिविटी दी है तो टीचर्स ने आपकी कंप्लीट कराई होगी। बट मुझे पता है कि आज से 10 साल से मैं देख रहा हूँ कि कोई भी जो एक्टिविटीज़ है स्कूल्स में प्रैक्टिकली नहीं कराते हैं, बस कह देते हैं कि ये रिएक्शन हुई और ये वाइट कलर निकला, ये ब्लैक हुआ, या ये इस टाइप से 10 पार्टिकल हुए। तो मैं कोशिश करूँगा आपको एक्टिविटी समझाने की, साथ साथ चलें हम लोग कंटिन्यू करते हैं इसको आगे। ठीक है, तो एक्टिविटी फर्स्ट दी है उन्होंने, द एक्टिविटी नीड टू द टीचर्स। ओके, हाँ, यहाँ स्पेशली ध्यान दिया जाए कि मैं जो एक्टिविटीज़ आपको बता रहा हूँ या प्रैक्टिकली यहाँ देखने को मिलेगी, तो वो ऐसा नहीं कि अपन घर पे इसको चालू कर दें, है ना, क्योंकि इसमें बहुत सारी प्रिकॉशंस होती हैं। जब आप फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर में जाएंगे स्कूल के बाद कॉलेज में, तो ये आपको लैब में करने को मिलेगी। अभी सिर्फ आपको यहाँ बुक्स कॉपी पे समझना। अच्छा, एक और चीज़, एक्टिविटी में ज़्यादा अपने को वो भी इन्वॉल्व भी नहीं होना है, क्योंकि बोर्ड में एग्जाम को क्वेश्चन नहीं बनना है। बस सिंपल सा पूछेगा कि ये मैग्नीशियम था, ऑक्साइड था, ये रिएक्शन हुई तो कौन सा कलर हुआ, इस कलर लर्न करना है ना। बट उसको अपने को विजुलाइज मतलब देख के समझ के करना है। ठीक है, चलिए, तो मैं यहाँ पर आपको स्टार्टिंग करा रहा हूँ कि फर्स्ट इसने जो एक्टिविटी दी अपने को, वहाँ देना है क्लीन इन मैग्नीशियम रिबन अबाउट 3 to 4 सेंटीमीटर लॉन्ग बाय रबिंग विथ सैंड पेपर। ओके, जो जो पॉइंट्स क्लियर नहीं हो मुझसे अभी लाइव क्लास में पूछ लेना, बट यहाँ प्रॉपरली मैं क्लियर करता हो जाऊँगा। क्लीन अ मैग्नीशियम रिबन, मैग्नीशियम रिबन आपने देखा नहीं होगा मेरे ख्याल से, है ना, नहीं तो अभी आपको मैं कहीं ना कहीं अभी दिखा दूंगा आगे कहीं किसी वीडियो में। तो हम लोग अभी मान के चल रहे हैं एक मैग्नीशियम रिबन है जो आपके पेन का मतलब जो पेन होता है ना इस टाइप से, मान लें इतना विड्थ का होगा, और इतना ही बड़ा विड्थ का मैं ले रहा हूँ। ओके, और 3 to 4 सेंटीमीटर लॉन्ग। अच्छा, सैंड पेपर आप जरूर जानते होंगे, घर में जब हमारे यहाँ प्लास्टर या पुट्टी होता है तो एक पेपर से वो रब करते हैं, है ना। जो पेंटर होते हैं पहले वॉल को बिल्कुल स्मूथ बनाते हैं, तो वहाँ पर जो पेपर यूज़ होता है उससे हम बोलते हैं सैंड पेपर, राइट। ओके, अब उस सैंड पेपर से हम रबिंग करते हैं मैग्नीशियम को। अब रीज़न समझ में आना चाहिए कि ऐसा क्यों करते हैं, क्वेश्चन बनता है ना, बट मैं क्वेश्चन का आंसर दूंगा आगे आपको। अभी आपको समझना है कि हम लोग जो एक्टिविटी है उसमें हम लोगों ने ये करा कि उस रिबन को
प्रॉपर रबिंग करिए एंड होल्ड विद द पेयर ऑफ टंग्स, ना टोंग्स बोलते हैं इसको, या आप चाहो तो इसका एक और नाम हम ले सकते हैं, इसको हम बोल सकते हैं जो होल्डर होते हैं, है ना, जो टेस्ट ट्यूब होल्डर होते हैं उसको भी हम टोंग्स बोलते हैं, टोंग्स को हम बोलते हैं, है ना। होल्ड इज द विद द पेयर ऑफ टोंग्स, बर्न इट यूजिंग ए स्प्लिट लैम्प और बर्निंग एंड कलेक्ट द एश टू फॉर्म टू द वॉच ग्लास एंड शोन द फिगर। ठीक है, मैं अभी आपको समझाता हूँ। सिंपल सा है कि हमारे पास एक मैग्नीशियम रिबन ले लिया, उसको हम लोगों ने किसी बर्नर पे जलाया और जलाने पर वो हमको एक अच्छी खासी वाइट लाइट देगा, ये आपका प्रैक्टिकल बता रहा हूँ मैं ना, और वाइट लाइट मिलेगी हमको, और बाद में हम उसको जो उसके जो डस्ट होगी, एश होगी, मतलब उसको जब हम किसी वॉच ग्लास में रखते हैं तो देखिए तो पाउडर मिलेगा वाइट कलर का, बस ये आपकी एक्टिविटी। तो पहले जो मेटल था मैग्नीशियम, वो मैग्नीशियम ऑक्साइड में कन्वर्ट हुआ, मतलब इस केमिकल चेंज, बस ये आपकी एक्टिविटी थी। अब मैं इसका आपको एक छोटा सा वीडियो दिखा रहा हूँ, देखो आपको समझ में आना चाहिए क्या होता है। As you can see that magnesium burns with a dazzling white flame. Now, as the reaction is completed, you can see that this white color thing is being produced. This white color. ओके, तो शायद आपने पूरा वीडियो देखा है ना। तो व्हाट डू यू ऑब्जर्व, इन्होंने क्या बताया, एक डायग्राम के थ्रू भी इन्होंने समझाया, द बर्निंग ऑफ मैग्नीशियम रिबन एयर एंड कलेक्ट टू द मैग्नीशियम ऑक्साइड इन द वॉच ग्लास। ठीक है, तो आप लोग की जो स्कूल में है ना, हम लोग जो एक्टिविटी में अपन डिस्कस कर रहे हैं, ये जो आपके स्कूल में हम लोग को सिर्फ आपको कोई इस टाइप से बनाना नहीं है, लेकिन हाँ आप लोग को ये जो डायग्राम दिया है स्कूल में, इस टाइप का हो सकता है आपको बनाने को आ सकता है ना। तो वॉच ग्लास प्रॉपर दिया, मैग्नीशियम ऑक्साइड दिया, है ना, रिबन दिया। अच्छा, इसको जो उन्होंने थोड़ा सा टिल्टेड करा है बर्नर को, ऐसा नहीं करना चाहिए, है ना, फ्लेम अंदर जाती है और जो डेंजरस हो सकता है, बट आपके दिमाग में रखना है। अच्छा, कुछ बातें और स्पेशली आपको ध्यान देना है कि जो जहाँ पर हम लोग बर्न करते हैं, इससे थोड़ा सा हमारा पीस जो हो कम से कम 1 फीट दूर होना चाहिए और जस्ट ऊपर नहीं होना चाहिए। ओके, ठीक है। तो ये डायग्राम आप चाहें तो बना के एक बार देख लें, है ना। और यहाँ पर जो डस्ट पाउडर है वो मैग्नीशियम ऑक्साइड है, वॉच ग्लास आप देख ही रहे हैं, है ना। यहाँ पर हम लोग को जो मतलब स्पेशली दिमाग में रखना है वो क्या चीज़ है, पहला तो जो हमको फ्लेम मिली, है ना, ठीक है, उस फ्लेम को हमको पता होना चाहिए कि वो कौन सा कलर का हो रहा है, वाइट कलर मिल रहा है। सेकंड, जो हमें डस्ट मिल रही है वो क्या है, हमारा मैग्नीशियम ऑक्साइड। ठीक है, यहाँ पर जो रिबन को हम लोग जलाते हैं, जैसे मैं भी बता रहा था कि रिबन को सबसे पहले सैंड पेपर से क्लीन करते हैं। तो क्लीन क्यों करते हैं हम लोग, पहला रीज़न, अगर मान लीजिए कि जो भी रिबन है आपके पास, उसको हम लोग क्या कर रहे हैं, उसको जला रहे हैं, फ्लेम पे ला रहे हैं, बर्न कर रहे हैं, अगर उस पर एक ऑक्साइड की लेयर है तो प्रोटेक्ट करेगी, मतलब हो सकता है उसको बर्न करने में आपको परेशानी है, पहला पॉइंट। या फिर मान लीजिए कि कहीं कहीं ऑक्साइड की लेयर होगी, तो जो आप केमिकल रिएक्शन देखना चाहते हैं वो प्रोसेस उतनी फास्ट नहीं होगी। ठीक है, तो हम लोग को इस पॉइंट का स्पेशली ध्यान देना होता है। ओके, अब यहाँ पर इन्होंने जो ऑब्जर्वेशन लिखा, जो आपको एज ए राइटिंग वर्क आना चाहिए, यू मस्ट हैव ऑब्जर्व में, है ना, राइट, मैग्नीशियम रिबन बर्न विथ डेजलिंग वाइट लाइट। ठीक है, ठीक है, डेजलिंग वाइट लाइट मतलब चमकदार वाइट कलर आपको देखने को मिलता है, एंड चेंज टू द वाइट पाउडर इन द पाउडर इज मैग्नीशियम ऑक्साइड। ओके, तो ये मैग्नीशियम ऑक्साइड की रिएक्शंस मैं पूरी लिख के दिखाऊंगा आपको, बट अभी आपके यहाँ सिलेबस में क्या है, सिर्फ आपको पता होना चाहिए एक्टिविटी क्या थी, है ना। एग्जाम में आपको एक्टिविटी नहीं आएगी, फिर से बोल रहा हूँ, बट आपको पता होना चाहिए मैग्नीशियम रिबन। देखिए क्वेश्चन कौन कौन से बने बोर्ड में, मैं अभी यहाँ डिस्कस कर लेता हूँ। पहला, उसको रब क्यों करते हैं, मैग्नीशियम लेयर, मतलब मैग्नीशियम की जो अपन स्ट्रिप लेते हैं या रिबन लेते हैं, तो फर्स्ट उसको हम लोग रब क्यों करते हैं। ओके, सेकंड क्वेश्चन हमारा इस पर बोलता है कि जो आपको कलर या जो लाइट मिलती है वो कौन से कलर की होती है ना। एंड थर्ड पॉइंट हमारे लिए जो क्वेश्चन बनेगा वो बनेगा कि जो एस आपको मिल रहा है वो क्या बन गया है, मैग्नीशियम ऑक्साइड या फिर जो भी। ओके, तो फर्स्ट एक्टिविटी में हम लोग से ये क्वेश्चन बन सकते हैं, और मुझे मेरे ख्याल से अभी सब आपको साथ में लर्न हो गए। सेकेंड एक्टिविटी दी, टेक लेड नाइट्रेट सोल्यूशन इन ए टेस्ट ट्यूब एंड द पोटेशियम आयोडाइड सोल्यूशन टू दिस एंड व्हाट टू ऑब्जर्व। ठीक है, तो एक्टिविटी की आप हेडिंग डाल लें
बाकी इसमें आपके बुक में ज़्यादा दिया नहीं है, इस पर भी आपको एक वीडियो दिखा देता हूँ और पूरा एक्सप्लेन कर देता हूँ, है ना, क्योंकि यहाँ पर इन्होंने इसको समझाया नहीं है, तो मुझे एक वाइट पेज लेकर आपको पूरा एक्सप्लेन करना होगा इसको, और फिर साथ में एक अपन यहीं पर वीडियो समझ लेंगे और क्या फाइनली प्रोडक्ट बनता है वो डिस्कस करते हैं। चलिए हम उस एक्टिविटी पे चलते हैं। टू स्टडी ऑफ केमिकल रिएक्शन बिटवीन द लेड नाइट्रेट एंड पोटेशियम आयोडाइड सोल्यूशन, ठीक है। तो इसमें आप जो लगे आपको थोड़ा सा कि आप थोड़ा यहाँ पर लिखना है वो आप लिखते चले साथ साथ, है ना, क्योंकि ये आपको एनसीईआरटी की बुक में नहीं मिलेगा, ठीक है। ओके, तो फर्स्ट वी ऑब्जर्व दैट वी विल बी द ऑब्जर्व द येलो प्रेसिपिटेट। अब समझना क्या है, फर्स्ट हमने लिया लेड नाइट्रेट सोल्यूशन, ओके, सेकेंड लिया पोटेशियम आयोडाइड सोल्यूशन, जो आपको ये एज अ सॉलिड फॉर्म में होता है। हम इसमें क्या करते हैं, सोल्यूशन मतलब H2O मिलाया हमने, ओके, और लेड नाइट्रेट के साथ वाटर मिला के उसको हम लोगों ने एज ए लिक्विड फॉर्म में करा, मतलब सॉलिड को लेकर टेस्ट ट्यूब में और उसको शेक करके उसे एज ए लिक्विड फॉर्म में करा। एंड सेकंड पोटेशियम आयोडाइड को भी हमने लिक्विड के साथ मिलकर एक सोल्यूशन बनाया। दोनों